नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शिवानी जी की कहानी गैंडा। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए गैंडा। जानबूझकर ही सुपर्णा उतनी दूर पैदल चली जा रही थी। भाद्री सूर्य का प्रखर उत्ताप उसके गौर ललाट को गर्म तवे सा दाग रहा था। साड़ी का लंबा आंचल सिर पर खींच देहाती घूंघट की यवनिका बनाने में भी उसने बड़े कौशल से काम लिया था, कहीं कोई उसे देखकर पहचान न ले। अनभ्यस्त पैरों को वह एक प्रकार से घसीटती चली जा रही थी। शंकित दृष्टि से वह बीच बीच में मुड़कर देखती भी जा रही थी। छावनी की उस सड़क से 20 जवान तो निकलते रहते थे, कोई स्कूली बच्चों को खाना पहुंचाने, कोई साहब की वर्दी पर लोहा करवाने। किसी ने भी देख लिया तो उसकी पदयात्रा का समाचार इधर उधर फैल जाएगा। वैसे ही क्या कुछ कम बातें फैल गई थीं। इधर वह जिस पार्टी में जाती उसे लगता पूरी फौजी बिरादरी उसे ही घूर रही है। अवसर पाते ही उसके पति के अधीनस्थ अफसरों की प्रोसिता पत्नियां फुसफुसाने लगती। कैसा रूप था मिसेस दत्ता का, और कैसी झाड़ू फिर गई है चेहरे पर। बेचारी मिसेस दत्ता। उन मूक नैनों की सहानुभूति सुपर्णा का तन बदन सुलगा देती। कभी कभी उसे लगता वह पागल हो जाएगी। पति की अनुपस्थिति में बच्चों के स्कूल जाते ही वह कई बार स्वयं अपने को अपने से बातें करते पकड़ चुकी थी। निर्जन कमरे में कुर्सी पर बैठी वह अपने इस स्वगत भाषण में अनोखा सुख पाने लगी थी। बातें करते करते जब कभी अविरल अश्रुधार उसका ब्लाउज भिगो देती या अपनी ही व्यंग्यात्मक हंसी की तीखी खनक अपने ही कानों में बजती तो वह निर्जन वन में अपनी ही पगध्वनि से चौंकी भयत्रस्ता हरिणी सी ही चौंक कर कांपने लगती। तब क्या वह धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रही थी? मन को ही साक्षी बना स्वयं अपने ही अंतर्मन की व्यथा का छलकता पात्र उलट उसका मन फूल सा हल्का हो उठता। तब ही खानसामा का स्वर उसे चौंका देता। खाना क्या बनेगा मेम साहब? और वह चौंक कर कहती, चलो मैं आ रही हूँ। फिर दर्पण के सम्मुख सूजी आँखों और अश्रुसिक्त कपोलों को पाउडर के अनेक प्रहारों से स्वाभाविक बना वह बाहर निकलती। फिर भी उसे लगता हरामखोर खानसामा के चिबुक और अधर के बीच की बंकिम रेखा में प्रसन्न हंसी की स्पष्ट रेखा झलक रही है। सूखा सालन, भिंडी और तहरी बना देना। बच्चों का खाना स्कूल भेजकर तुम खा लेना। मैं बाहर जा रही हूँ, वहीं खा लूँगी। जी छोटी मेम साहब। खानसामा का वही प्रसन्न स्मित उस बार चिबुक से रेंगता उसकी मेहंदी से रंगी मूछों पर बिखर गया था। चतुरा सुपर्णा ने हृदय के क्रोध की एक तरंग को भी अपने शांत चेहरे पर नहीं आने दिया। पता नहीं क्यों वह राज को इस प्रपंची नाम से पुकारने लगा था, पर बेचारे का दोष भी तो नहीं था। पहले वह उसे छलनामयी आकार का देखकर पुकारता था बेबी। एक दिन उसी ने तुनक कर टोक दिया, क्या बेबी बेबी करते रहते हो अहमद? इसी महीने 25 साल की हो जाऊंगी। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? फिर अहमद ने नया संबोधन ढूंढा, बहन जी। फिर वही डांट पड़ी, क्या बहन जी करते हो अहमद? तुमने तो मुझे एकदम ही स्कूल मास्टरनी बना दिया। अजी, इनसे मेम साहब कहते हो तो हमें छोटी मेम साहब कह लो। क्यों, ठीक है ना सू? अब सुपर्णा बेचारी कहती भी क्या। बस उसी दिन से वह छोटी मेम साहब बन गई। उनके लिए खाना रख दो। तुम कब तक रुके रहोगे? तुम चले जाना। ठीक है सरकार। फिर अपने कमरे में आकर सुपर्णा दत्ता कटे पेड़ सी अपने पलंग पर ढह गई थी। लग रहा था किसी दानवी शक्ति ने एक ही रात में उसकी देह का सारा रक्त सोख लिया था। जो संदेश कई महीनों से उसके अशांत हृदय पर धुंधले बादल सा छाया था, वही आज घन कृष्ण मेघ की भयावह गर्जना से पल पल उसे भय से अवश किए दे रहा था। ऐसा क्यों किया भगवान ने? क्यों उसकी सुखी गृहस्थी को इस वज्रपात से झुलसा कर रख दिया? क्यों क्यों
किंतु इस क्यों का उसके पास अब कोई उत्तर नहीं था। उसने स्वयं ही तो इस वज्रपात को अपने प्रांगण में उतरने का निमंत्रण दिया था। क्या उसने स्वयं ही दुर्भाग्य के उस अलमस्त बंडेल बछड़े से सीना तान कर नहीं कहा था, आ बैल मुझे मार। अब संगीन से तीखे उन सींगों की व्यथा सहने के अतिरिक्त चारा ही क्या रह गया था। कल ठीक इसी समय तो उसे क्लब में डॉक्टर पद्मा बर्वे मिली थी। मिलिट्री अस्पताल की उस डॉक्टरनी से अहंकारी सुपर्णा दत्ता ने आज तक कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। पति के ऊंचे पद की महिमा को वह एक क्षण को भी नहीं भूल पाती थी। यही उसका सबसे बड़ा दोष था, जिसने उसे नारी समुदाय में कुख्याति का दृष्टांत बना दिया था। पता नहीं क्या समझती है अपने को, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। सुंदर तो मिसेस खन्ना भी थी, उनके पति भी तो ईस्टर्न कमांड के एकमात्र सम्राट थे, पर वो अर्दली के बच्चों को भी गोद में उठा उठा कर चूम लेती थी। एक यह है कि हंसने में भी होंठ घिसते हैं। पर उस दिन जानबूझकर ही वह पद्मा बर्वे की ओर मुस्कुराती बढ़ गई थी। बड़ी देर बाद एकांत का अवसर जुटते ही उसने अपने प्रश्न की गोली दाग दी थी। आज मैंने राज को आपके पास भेजा था, आई थी क्या? प्रश्न के प्रत्येक अक्षर के साथ उसका धड़कता कलेजा जीभ पर फिसल रहा था। कई दिनों से परेशान थी, जब देखो तब क्या कर रही है। कभी पेट में दर्द, कहने लगी कहीं अपेंडिक्स ना हो। मैंने ही उसे ज़बरदस्ती आपके पास भेजा था। अपेंडिक्स तो नहीं है डॉक्टर? उधर उसका वही चिंतातुर चित्त मन ही मन न जाने किन किन देवालयों की कल्पित देहरियों पर मनौतियों में औंधा हो रहा था। हे भगवान, अपेंडिक्स ही हो। नहीं जी, डॉक्टरनी ने हंसकर हाथ का प्याला मेज पर रख दिया। वैसे तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि बात अपने ही तक सीमित रखूंगी। शायद आपको एक साथ ही सरप्राइज देना चाहती थी आपकी सखी। अपेंडिक्स नहीं है मिसेस दत्ता, किसी किसी को ऐसा ही होता है। शिशु भूमिस्थ होने तक मतली नहीं रुकती, फिर व्यवधान भी यथेष्ट है। बता रही थी उनकी सबसे छोटी लड़की 8 साल की है, उससे पहले भी एक लड़की है। लेट अस होप इट्स अ बॉय दिस टाइम। पद्मा बर्वे की उज्जवल निर्दोष हंसी चाकू की तीखी धार सी सुपर्णा के हृदय को चाक कर गई। एक पल को उसे लगा वह वहीं पर चकराकर गिर पड़ेगी, पर फिर उसने गर्म चाय में अपने कांपते अधर डुबो दिए। पद्मा बर्वे फिर क्या कह रही थी, एक शब्द भी उसके कानों में नहीं गया। दूसरे कोने से आते आमोद प्रमोद के ठहाके, पति के परिचित कंठस्वर की गुंजन उसके शून्य मस्तिष्क की कछार पर पछाड़ खाकर समुद्र में विलीन होती तरंगों सी विलयमान होती चली गई थी। इतनी बड़ी प्रवंचना, निर्लज्ज बेहया वेश्या, उसी की थाली में खाकर उसी में छेद। कौन नहीं जानता था कि पिछले 5 महीनों में न उसका पति अफ्रीका से उससे मिलने आया था, न वह उससे मिलने गई थी। अब क्या मुंह दिखलाएगी समाज में? अपने गर्भ के उस कर्ण के पिता को कुंती की भांति क्या वह सूर्य की प्रखर किरणों में ढूंढती फिरेगी? फिर रोहित से उसकी प्रगाढ़ मैत्री का रहस्य क्या अब रहस्य रह गया था? उसके सौभाग्य से उस दिन वह पतिता होटल से नहीं लौटी और सुपर्णा ने वह रात बच्चों की नर्सरी में ही काटी थी। एक बार भी रोहित ने आकर नहीं पूछा कि वह वहाँ क्यों सो रही है। दोनों बच्चों ने अवश्य माँ को तकिया लेकर अचानक कमरे में सोने आई देखकर आश्चर्य से पूछा था, मम्मी आज आप यहाँ क्यों सोएंगी? तुम्हारे पापा आज देर रात तक किताब पढ़ेंगे और रोशनी मेरी आंखों में लगती है। उसने बच्चों को दूध देने आए खानसामा को सुनाने के लिए ही अपनी कैफियत का स्वर और ऊंचा कर दिया था। बत्ती बुझाते ही दोनों बच्चे उससे चिपट गए तो उसकी आंखें बरसने लगी। हाय, इन फूल से बच्चों को इधर उसने कैसे भुला दिया था। रात रात भर ताश, पिकनिक, क्लब, स्विमिंग, इन सब से उसे एक पल भी क्या कभी समय मिल पाता था? जब से राज आई थी, फिर वही राज राज, इसी एक नाम से शत सहस्त्र नागों के दंत छत का विष उसके अंग अंग में व्याप गया था।
2 दिन पूर्व उसी की बगल में कुर्सी डाल राज, रोहित और उसके बच्चों के साथ सांप का नाच देख रही थी। सपेरे की सर्प मार से तरंगित मंजूषा को अचानक उस बंदी कोबरा ने फनफनाकर अपनी क्रुद्ध फन की टक्कर से गिरा दिया और फूतकार छोड़ सतर हो झूमने लगा था। तुझे भोलेनाथ की सौगंध बेटा, डसना मत। सांप से ही भयावह आकृति वाले उस सपेरे ने क्रुद्ध नाग के फन को बीन की टक्कर से पंखे सा फैलाकर कहा, असली पद्मनाग है सरकार। सीधे भोले की जटा से उतरकर गोरखपुर की तराई में उतरा था, वहीं से पकड़ा है उसे। जिसे डस ले तो इसका जहर उसकी खोपड़ी फाड़ दे। हाय राम सू, ऐसा भी जहर होता होगा क्या? आज सखी के उसी भोले प्रश्न के जहर ने सुपर्णा की खोपड़ी फाड़कर रख दी थी। उसके शांत सुखी जीवन को मरुत के वेग से प्रकंपित करने वाली कैशोर्य की वह विस्मित सखी 1 वर्ष पूर्व उसे अचानक हजरतगंज में मिली तो पहले वह अविश्वास से उसे देखती रह गई थी। यह तो राज लग रही है, पर राज कैसे हो सकती है? वह तो सुपर्णा के विवाह के पहले ही अपने पिता के साथ कनाडा चली गई थी। फिर सुना था उसके पिता वहीं बस गए हैं। वह उसे अविश्वास से देख ही रही थी कि अचानक राज की दृष्टि उस पर पड़ी। एक पल में भीड़ चीरती वह उससे लिपट गई थी। तू यहाँ कैसे? और तू यहाँ कैसे? के पश्चात दोनों ने 2 सिरों पर खड़े अपरिचय के घेरे में खिसियाए एक दूसरे को मौन विस्मय की कनखियों से देख रहे अपने अपने पतियों का परिचय भी एक दूसरे से करा दिया था। मेजर जनरल रोहिताश्व दत्ता की सुदीर्घ देह की छाया में राज के बौने कदर्य गंजे पति को देख सुपर्णा को एक पल को गहरा आत्मिक संतोष हुआ था। उसी क्षण अपनी ओछी चित्तवृत्ति से वह स्वयं खिसिया गई थी। आज तक जिस प्रतिद्वंदिनी ने उसे शैशव से लेकर कैशोर्य की प्रत्येक प्रतिद्वंदिता में पछाड़ा, वह आज उसके वैवाहिक जीवन के अखाड़े में आकर चारों खाने चित्त हो गई थी। स्कूल में केजी से लेकर सीनियर कैम्ब्रिज तक दोनों रेस कोर्स में गहन आत्मविश्वास से कुबड़े होकर प्राणांतक वेग से घोड़ा भगाते प्रतिद्वंदी जौकिया की भांति अंत तक साथ साथ रहती, किंतु विजय की डोर सदैव छूती राज मेहरा। सौंदर्य प्रतियोगिता में किशोरी सहपाठिनियों को सुपर्णा के सौम्य सौंदर्य की गरिमा मोहती, किंतु वयस्क सौंदर्य पारखी निर्णायकों की लोलुप आंखें राज की यौवन मंडिता देह को ही उससे अधिक नंबर देती। ब्यूटी क्वीन का किरीट जगमगाता राज मेहरा के कटे केस गुच्छ पर और सुपर्णा राय को मिलता रनर्स अप का गुलदस्ता। संगीत प्रतियोगिता में भी राज के मांसल कंठ की क्रूनिंग ही बाजी मार ले जाती और बेचारी सुपर्णा के कंठ का रविंद्र संगीत उसी के कंठ माधुर्य में खो जाता। फिर अपनी विदेश यात्रा के अंतिम प्रहार से भारतवासिनी सखी को एकदम ही निरस्त्र कर राज मेहरा विदेश उड़ गई थी। पर आश्चर्य यह था कि दोनों में गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद दोनों की मैत्री अंत तक अक्षुण्ण रही थी। राज उससे कहती थी सू, और सू के प्रति उसके लाड़ प्यार का अंत नहीं था। इतने वर्षों बाद राज ऐसे अचानक मिल जाएगी, सुपर्णा ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। औपचारिक परिचय के पश्चात दोनों एक दूसरे को अपने अपने घर आने का निमंत्रण देकर विदा हुई। पहले राज का कुतूहल ही उसे सू के बंगले में खींच ले गया था। लॉन की मखमली दूब में स्टील के झूले पर झूल रही सखी के वैभव को उसने दूर से ही सूंघ लिया। जानबूझकर ही वह बिना फ़ोन किए आ गई थी। क्या पता फ़ोन करने पर सू अपने वैभव को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करे। अरे राज, तू आ गई? मैं आज ही रोहित से कह रही थी कि जैसे भी हो आज की पार्टी में राज और उसके पति को बुलाना होगा। इनके एक कलीग का तबादला हो गया है, आज हमने उन्हें ही डिनर दिया है। मेरा मन सच्चा था ना, इसी से तू खुद आ गई। बड़ी देर तक दोनों ने अतीत के कितने पृष्ठ उल्टे, कितनी बार चारों आंखें खिलखिलाईं, गीली हुई और दोनों प्रौढ़ यौवन को फांदती उल्टे पैरों अपने कैशोर्य के प्रांगण में उतर गईं। याद है ना राज, मदर टाइबर्सिया ने हमें कैसे घुटनों के बल कंकड़ों पर चलने की सजा दी थी।
याद है। और फिर जब मुझे मिजल्स हुए और मैं इन्फर्मरी में छिपाकर तुझे स्ट्रॉबेरी का दोना थमा आई थी। याद है। ओह, कितनी यादें थीं। और कैसी मीठी टीस, कैशोर्य जो अभी भी दबाने पर पके फोड़े सा दुखता था, और यौवन जो किसी दगाबाज दोस्त की भांति धीरे धीरे दोनों की पकड़ से छूटता जा रहा था। जरा सोच तो सू, इसी 10 जनवरी को 25 पूरे कर लूँगी। Another 5 years and no more 20s। राज ने बटुआ खोलकर नन्हे से दर्पण में धूमिल पड़ रहे लिपस्टिक को फिर प्रगाढ़ किया और एक लंबी सांस खींचकर मुस्कुराई। क्यों, ठीक कहा था ना मैंने। राज के शरीर से आती मनमोहक सुगंध, साड़ी के अमेरिकी जॉर्जेट का आंचल, अंगुली में चमकती विदेशी हीरों की प्लैटिनम की अंगूठी, आंखों में नकली पक्ष्म, हाथ में झूल रहा धूप का चश्मा, प्रत्येक प्रसाधन में आभिजात्य की सुस्पष्ट छाप थी। अपनी उस प्रिय सखी की उपस्थिति में सुपर्णा एक पल को भी अब तक प्रकृष्ट नहीं हो पा रही थी। कितने बच्चे हैं तेरे? सुपर्णा ने पूछा। 2 लड़कियां। राज ने अपने कटे केस गुच्छ को एक मोहक झटके से पीछे कर अपनी 10 वर्ष की भुवन मोहनी हंसी से मुक्ता सी धवल दंत पंक्ति बिखेर दी। और तेरे? सुपर्णा की सतर ग्रीवा पर उसका अहंकार दीप्त एलोकेसी जूड़ा बिखर गया। 2, एक बेटा और एक बेटी, विक्रम और जूही। वे आ रहे हैं स्कूल से। सुपर्णा ने गर्वदीप्त दृष्टि से पुत्र पुत्री को बुलाकर राज से परिचय कराया। कैसी दर्शनीय जोड़ी थी दोनों की। आंखें जुड़ा जाती थीं। सुर्ख गाल, गोरा रंग गया था बाप पर और काली शांत भंवर पुतलियां पड़ी थीं माँ पर। तू बच्चों को क्यों नहीं लाई? पुत्री की जननी होने के कारण अपनी तुलना में सखी का दुर्बल मातृपक्ष उसके कंठ में दुलार छलका गया। ले आती तो खुश हो जाते। कहाँ से लाती? इस बार राज के स्वर के अहंकार का पलड़ा ऊपर उठ गया। दोनों नाना नानी के पास कनाडा में पढ़ रही हैं। वैसे भी अब हमने छुट्टी पा ली है। जाओ तुम लोग अहमद से खाना मांग लो। सुपर्णा को सखी की अंतिम सूचना भयत्रस्त कर गई थी। उसकी वह सिरपिरी सहेली भोले बच्चों की उपस्थिति में भी सभी कुछ बक सकती थी। क्यों, ऑपरेशन करा लिया क्या? सुपर्णा ने दबे स्वर में पूछा। और क्या, कौन इल्लत पाले। वहाँ सब सुविधाएं थी, पर हमने नहीं, इन्होंने करवाया। मूर्ख, एक बेटा तो होने देती। तीसरी भी बेटी होती तब। दोनों बार सिजेरियन बच्चियां हुई थी। फिर एक बात और भी थी। क्या? स्पष्ट भाषण उस सखी के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आकर्षण था। पहले भी कभी कुछ मन में नहीं रखती थी। दोनों चुड़ैलें अपने बाप पर पड़ी हैं। बेटा भी होता तो क्या पता बाप ही पर पड़ता। एक और नन्हे गैंडे को पृथ्वी पर लाकर करती भी क्या? उसकी उन्मुक्त हंसी को सुपर्णा ने बीच ही में डपट कर रोक दिया। छी, शर्म नहीं आती? पति को गैंडा कहते? तू जरा भी नहीं बदली राज। पर सू, राज ने उसका हाथ पकड़ लिया। बदसूरत पति की पत्नी होने में जो सुख है वह तू कभी समझ ही नहीं सकती। कोई भी फरमाइश मुँह से निकलते ही पूरी। हाथ की हथेली में पति ऐसे उठाकर चलता है जैसे कांच की गुड़ियाँ हों। ससुर का अफ्रीका में बहुत बड़ा व्यापार है। ये तो शौकिया नौकरी कर रहे हैं। जब जी उबेगा फिर वहाँ उड़ जाएंगे। सुपर्णा उसे आश्चर्य से देखती रही थी। ना चाहने पर भी एक लंबी सांस उसके खुले अधरों से निकल ही गई थी। एक क्षण को उसे अपने कठोर पति की आवेगहीन मुख मुद्रा का स्मरण हो आया। वैवाहिक जीवन के प्रथम मधुर क्षणों को भी उसके प्रेम निवेदन में रेंग आई। उसके सैनिक जीवन की अनुशासनबद्धता अनेक बार म्लान कर गई थी। अपने जाट, डोंगरा, मराठे, सिख और गोरखे सैनिकों की ही भांति वह इतने वर्षों में भी उसे सदा अपनी आँख की कमान से उठाता बैठाता आया था। किंतु पति की उदासीनता के लिए कभी भी उसके असंतुष्ट चित्त ने भूले से भी कभी उससे कोई कैफियत नहीं मांगी। वह जानती थी कि बाहर से कठोर दिखने वाला उसके विचित्र सन की पति का बहिरंग था पहाड़ी काठी अखरोट सा ही कठोर, किंतु अंतरंग का
कच्चा गूदा था उतना ही मीठा, उतना ही दूधिया। आज तक क्या कभी भी उसके भोलेनाथ को उसकी विवाह तिथि या जन्म तिथि का स्मरण रहा था? उधर राज उसकी आंखों के सामने अपनी सतनगी हीरे की अंगूठी चमकाकर कह रही थी, यह मेरे पिछले जन्मदिन पर वेद ने दी। इसके पहले जन्मदिन पर मर्सिडीज ले आया। यह नौकरी तो मैंने वक्त काटने के लिए ले ली है सू। वैसे वेद की फर्म की नौकरी में हमें सब सुख है, फ्री फर्निश्ड बंगला, सोफर ड्रिवन कार, पर मेरा तो दिन काटे ही नहीं कटता था। इसी से वक्त काटने के लिए यह नौकरी ले ली। तब क्या तू भी नौकरी करती है? अरे बस यूँ ही। यहाँ एक ही तो 5 स्टार होटल है, उसी में रिसेप्शनिस्ट हूँ। सुपर्णा की विस्फारित आहत दृष्टि उसे सहसा हंसा गई। ऐसे क्या देख रही है मुझे? क्या दोष है रिसेप्शनिस्ट बनने में? दिन रात ठसकेदार अतिथियों का आतिथ्य निभाती हूँ, मुफ्त का खाना पीना, घूमना। कहे तो तेरे लिए भी कोशिश करूँ। विद योर लुक्स एंड फिगर। माफ़ कर, सुपर्णा ने एक ही वाक्य से सखी के लुभावने प्रस्ताव का मुलम्मा उतार कर रख दिया। मुझे ये रिसेप्शनिस्ट वैसी ही लगती है जैसे कभी फौजी बैकाई हुआ करती थीं। पति की सखी प्रदत्त प्रशंसा का वह अर्थ आज सुपर्णा के कानों में गरम शीशा उड़ेल रहा था। तब क्या वह उसी दिन रोहित पर रीझ गई थी? कैसी मूर्ख थी सुपर्णा। उस दिन डिनर में भी राज मारात्मक श्रृंगार करके आई थी। पहली झलक में सुपर्णा को वेद जितना अनाकर्षक लगा था, दूसरी भेंट में उसे वह उतना बुरा नहीं लगा। उसके बात करने में, उठने बैठने में एक सहज निश्चल आकर्षण था, और उसी आकर्षण ने उसी की भांति रोहित को भी धीरे धीरे मैत्री बंधन में बांध लिया। प्रायः ही वह ऑफिस से सीधा वहीं चला आता। राज को प्रायः ही लौटने में बड़ी देर हो जाती, और कभी कभी तो वेद बतलाता था कि उसे पौ फटने से कुछ ही पहले होटल की स्टाफ कार घर पहुंचा जाती थी। बड़ी मेहनत पड़ती है बेचारी को, एकदम थक कर चूर हो जाती है। वह ऐसे कहता जैसे राज सुपर्णा सी ही कोई कठोर तपस्यारत अद्भुत नारी हो। सुपर्णा जानबूझकर ही पति की उपस्थिति में राज की गृहस्थी के प्रति उदासीनता का प्रसंग छेड़ वेद को और वाचाल बना देती। क्यों वेद जी, आपको क्या कभी यह नहीं लगता कि राज आपको नेगलेक्ट कर रही है? नेगलेक्ट? अजी कैसी बात कर रही हैं आप? रात 2 बजे लौटेगी तो मुझे जगा जगा कर आफत कर देगी। दूध पिया या नहीं? इंसुलिन लिया था? गरम वेस्ट पहनी या नहीं? उसका वश चले तो शायद मुझे भी अपने बटुए में डालकर साथ ले जाए, और मेरा वश चले तो ऐसी बीबी को गोली से उड़ा दूं वेद। पहली बार रोहित ने वेद की निर्वीर्यता को नंगा कर दिया था कि सुरुचि संपन्ना सुपर्णा अपदस्थ होकर पहले तो चुप रही, फिर हंसकर उसने बात बदलने की चेष्टा की। आज असल में नीट जिन हैज़ गॉन टू हिज हेड। वेद जी बुरा मत मानिएगा, यह उसी जिन की झोंक में बक रहे हैं। सुपर्णा ने ठीक ही कहा था। दोनों मित्र बड़ी देर से गिलास पर गिलास खाली किए जा रहे थे, किंतु रोहित के मदालस सुर्ख कपोलों पर पत्नी की सफाई ने उत्तेजना की लालिमा को और प्रगाढ़ कर दिया। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, उसने अपनी बंधी मुट्ठी जोर से मेज पर मारकर अपने कथन की पुष्टि की। कौन नहीं जानता कि होटल की। अच्छा बस चुप भी करिए। हंसकर सुपर्णा ने उग्र वातावरण को अपने शांत स्मित से पल भर में साध लिया। पर उस दिन पहली बार रोहित पूरे वक्त गुमसुम बना बैठा रहा। बुरी तरह डपट दिए गए किसी कुत्ते की सी आहत आंखों पर सुपर्णा को बेहद तरस आया था। उसके जाते ही उसने पति को खूब आड़े हाथों लिया था। छी, कैसा बचपना करते हो तुम। घर आए अतिथि का ऐसा अपमान करते तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसा तो तुमने पहले कभी नहीं किया। ऐसा मेरुदंडहीन अतिथि क्या पहले कभी आया था मेरे यहाँ? देख लेना, एक दिन तुम्हारी राज के इस गैंडे को पुरुष बनकर जीना सिखा दूंगा। पर वह क्या जानती थी कि पुरुष बनाने में स्वयं उसका पति ही एक दिन पशु बनकर रह जाएगा। राज और वेद दोनों ही उनके परिवार के अभिन्न अंग बन गए थे। एक साथ उठना बैठना, घूमना, पिकनिक मनाना, सिनेमा देखना। फिर रविवार को सुपर्णा उन्हें बड़े आग्रह से ताश की बैठक के लिए रात भर रोके रखती।
सखी के आने से सुपर्णा के नीरस जीवन में वैचित्र्य का एक अस्वाभाविक झोंका पहले पहल जितना मीठा लगा था, अब उसी की एक रसता उसे उबाने लगी थी। कभी कभी वह अपने अतीत के निसंग विस्मृत एकांत के लिए तरसने लगी। उसकी गृहस्थी की शांत झील की स्थिर जल राशि में राज ने जैसे एक ढेला मारकर उसे अशांत अगणित तरंगों से भर दिया था। पहले पहले रोहित को भी उनका प्रत्येक रविवार को निमंत्रित किया जाना अखरा था, किंतु चतुरा व्यवहार पटु राज कभी खाली हाथ नहीं आती थी। रोहित की प्रत्येक दुर्बलता को वह जैसे डायरी में नोट कर घर ले जाती। कभी क्वालिटी के आकर्षक डिब्बों में पैक्ड रोस्ट मुर्ग, कभी प्रॉन, कभी ससुर के विदेशी सेलर से प्रचुर मात्रा में लाई गई छीड़ कटी की बोतलों की क्या उसके पास कोई कमी थी? सुपर्णा के दोनों बच्चे तो राज आंटी पर जान छिड़कते थे। उनके नन्हे हृदयों को वह एक से एक दामी उपहार देकर बहुत पहले ही विजित कर चुकी थी। यही नहीं, सुपर्णा के सास ससुर जब भी पुत्र से मिलने आते, राज उन्हें भी अपने उदार उत्कोच से कंठ तक भर देती। वह एक प्रकार से कलकत्ता की ही लड़की थी। वर्षों पूर्व उसके पूर्वज पंजाब से आकर कलकत्ता ही में बस गए थे। इसी से त्रुटिहीन बंगला उच्चारण ही नहीं, बंगाल के प्रत्येक व्यंजन की रेसिपी में उसकी पाक कला अमृत टपका देती। घंट, सुक्तो, डालना और फ्राई बागदी चिंगड़ी से लेकर झाल माछ की साकार व्यंजना वह स्वच्छ नैपकिन में ढांपकर वृद्ध युगल जोड़ी के खाने की मेज पर सजा जाती। आहा, की लोखी भे तोमार बंधु बउमा, सास कहती, जैमोन चेहरा तेमनी गुण। किंतु इसी बीच सुपर्णा ने देख लिया था कि पति के नथुने केवल सुव्यंजनों की सुगंध पाकर ही ऐसे नहीं फड़क रहे हैं, उन्हें नारी देह गंध ने भी व्याकुल कर दिया है। संसार की मूर्ख नारी भी अदर्शी सौत की देह गंध को नरभक्षिणी शेरनी की ही भांति बड़ी दूर से सूंघ लेती है। फिर बेहया राज तो जीती जागती सौत की सी ही धृष्टता से एक दिन उसका सर्वस्व हरण करने उसके गृह की स्थायी सदस्य बनकर वहां रहने आ गई थी। जिस दिन वह होटल से सीधी अपने गैंडे के तबादले का समाचार देने आई तो सुपर्णा रोहित के साथ चाय पी रही थी। हे फॉक्स, बेद की बदली हो गई। कहाँ? स्वर्ग के आनंद को सुपर्णा रोक ही नहीं पाई थी। दिल्ली, ला पहले चाय पिलासू। आज तो 2 लंब तड़ंग विदेशी अतिथियों को घुमाते घुमाते जान ही निकल गई। बेली, गारद, इमाम बाड़ा, फिर कहने लगे चिकन के कुर्ते खरीदेंगे। एक बार तो जी में आया कह दूं, हमारे यहाँ ऊँटों की नाप के कुर्ते नहीं बनते। फिर सोचा लंगूर खुद ही जाकर देख लें किस दुकान में उस ताड़ के पेड़ के नाप का कुर्ता मिल सकता था भला। हारकर ऑर्डर दे आए। कब जा रही है दिल्ली? सुपर्णा के स्वर का कुतूहल उसे थमाए जा रहे चाय के प्याले के साथ छलक गया। ए बटर फिंगर्स, मैं ऐसे किसी अतिथि की चाय छलका दूं तो नौकरी चली जाए। उसने हंसकर रुमाल से हाथ पर छलकी चाय पोंछी। अब तुझे नौकरी जाने की क्या चिंता? सुपर्णा ने हंसने की चेष्टा कर भीतर सशंकित दृष्टि से उसे देखा, जैसे वह जान गई थी कि शत्रु पक्ष से एक न एक हथगोला अवश्य फेंका जाएगा। हटा यार, हम नहीं जा रहे हैं दिल्ली। वेद भी रिजाइन कर अफ्रीका लौट जाएगा। और तू? सुपर्णा का चेहरा उत्तर की आशंका के पहले ही फक पड़ गया। हमने वेद से कह दिया है हम नौकरी वोकरी नहीं छोड़ेंगे। कहने लगा कहाँ रहोगी? मैंने कहा क्यों, सूखे रहते और कहाँ रहूँगी। यू आर मोस्ट वेलकम राज। रोहित ने हंसकर उसकी ओर पकौड़ियों की प्लेट बढ़ा दी। सुपर्णा ने आहत विवश दृष्टि से पति की ओर देखा, फिर अपनी कठोर दृष्टि राज के चेहरे पर निबद्ध कर दी। तू मूर्ख है राज, बेचारा वेद इधर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हाउ कैन यू लीव हिम? अरे चिंता मत कर। राज बटुआ उठाकर खड़ी हो गई। मेरे गैंडे का चमड़ा भी निखालिस गैंडे का है। हाँ, तुझे कोई आपत्ति हो तो आई कैन मेक सम अदर अरेंजमेंट। होटल वाले ही मुझे सिर आंखों पर रख लेंगे। वहाँ मेरी स्थिति अब इतनी मजबूत है सू,
कि अपना मुँह मांगा दाम मांग सकती हूँ। अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, बंगला, फ्रेंच, सुहाली भाषा जानने वाली मुझ जैसी लिंग्विस्टिक रिसेप्शनिस्ट कहाँ जुटेगी उन्हें। उसकी दम्भी मुस्कान से उसका पूरा चेहरा दमक उठा। मुझे कमरा भी नहीं चाहिए डार्लिंग। उसने फिर बड़े दुलार से सखी का स्कंध स्पर्श किया। बच्चों की नर्सरी में ही मेरा पलंग डाल देना। तू पार्टी में जाएगी और मैं बेबी सिटिंग करूँगी। कैसी बेबी सिटिंग की थी निर्लज्ज राज ने। और फिर उसका गैंडा ही उसके आकर्षक देसी विदेशी बिल्ले लगे सूटकेसों को पहुंचाने स्वयं सुपर्णा के बंगले में आ गया था। सामान रख कर जाने ही वाला था कि सुपर्णा ने उसे रोक लिया था। सौभाग्य से उस दिन वह बंगले में अकेली थी। सास ससुर कलकत्ता चले गए थे, बच्चे स्कूल। राज अपने होटल के कुछ अतिथियों को चिन्हट की क्रॉकरी खरीदवाने चली गई थी और रोहित परेड ग्राउंड की ओर निकल गया था। ठहरो वेद, सक पकाकर वह ठिठका। कहिए, उसने हंसकर कहा, किंतु उसका विनम्र स्मित सुपर्णा के कठोर चेहरे को देखते ही फिर उसके शुष्क अधरों में सिमट गया। राज तो मूर्ख थी ही, पर तुम भी इतनी बड़ी मूर्खता करोगे यह मैंने कभी नहीं सोचा था। छी छी, उस 2 कौड़ी की नौकरी के लिए वह तुम्हें किस दुस्साहस से छोड़ रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा वेद, घर जाकर समझाओ और साथ ले जाओ। फिर जो हुआ उसके लिए सुपर्णा प्रस्तुत नहीं थी। डायनामाइट की किसी अदृश्य सुलगी बत्ती ने ही जैसे पलक झपकते गैंडे की इस विराट चट्टान सी देह को भरभराकर भूमिसात कर दिया। पहले उसके होंठ कांपे, फिर आकारहीन चिपुक, फिर परस्पर जुड़ी अनाकर्षक घनी भौहें, और फिर वह बदनुमा चेहरा रुदन की सहस्त्र विकृत झुर्रियों में एकदम ही सिकुड़ गया। वहीं कुर्सी पर फट से गिर वह फूट फूट कर रोने लगा। सुपर्णा घबरा गई। किसी वयस्क पुरुष को ऐसे फूट फूट कर रोते वह जीवन में पहली बार देख रही थी। अभी बच्चे स्कूल से आते होंगे, खानसामा भी अभी आएगा। वैसे भी सागर पेथे से सब नौकरों के आने का वक्त हो रहा था। किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अब तक यत्न से छिपाई गई उसके जीवन की वह उघड़ी सीवन निर्मम निर्लज्जता से उसके अंग उगाड़ कर रख देगी। वेद, वेद, आई एम सॉरी वेद। सुपर्णा का कोमल द्रवित चित्त सहानुभूति के गह्वर से अवरुद्ध हो गया। वेद प्लीज, सुपर्णा ने अपने सुकोमल हाथों से गैंडे के चेहरे से उसके दोनों लोमस हाथ हटाने की चेष्टा की। जीवन में पहली बार नारी की सहज निष्कपट सहानुभूति का अपूर्व शीतल स्पर्श पाकर उसके यायावर के आंसू आंखों में ही थमक गए। उन गोरे हाथों की लंबी अंगुलियों को थामकर वह रुंधे गले से कहने लगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ सुपर्णा, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। इसी से तो कह रही हूँ, उसे साथ ले जाओ वेद। नारी कभी कायर का प्रेम स्वीकार नहीं करती। उसके जीवन में पति के लाड़ दुलार का जितना महत्व है, उसके पैर की ठोकर का भी उतना ही महत्व है वेद। केवल मीठा खाने से किसे आनंद आ सकता है। ठीक उसी समय आंधी के झोंके से ही मदिर सुगंध की लपटें छोड़ती राज पर्दा खोलकर हंसती उन दोनों के सम्मुख खड़ी हो गई। वेद के खुरदुरे कपोलों पर बहे आंसू अभी सूखे नहीं थे। उसके काले मजबूत हाथों की पकड़ में सुपर्णा के दोनों हाथ तब भी बंदी थे। हे, आर यू मेकिंग लव? और फिर पति के वेदना विधुर चेहरे को देखकर उसने संदिग्ध दृष्टि से सुपर्णा को देखा। उसकी अनुपस्थिति में वह उसे कैसा पाठ पढ़ा रही थी वह समझ गई। बोझिल वातावरण असह्य हो उठता। इससे पूर्व ही सुपर्णा के दोनों बच्चे स्कूल से आकर उससे लिपट गए। राज आंटी, अब आप हमेशा यहीं रहेंगी ना, हमारे कमरे में? यस स्वीटहार्ट, एकदम तुम्हारे कमरे में। बच्चों के प्रति प्रेम प्रदर्शन में राज के व्यवहार में कहीं भी बनावट नहीं थी। सू के दोनों बच्चों पर उसका प्रेम जितना ही अकपट था उतना ही था उदार। देखो, मैं आज तुम्हारे लिए होटल से क्या क्या लाई हूँ। रंगीन रिबन बंधा आकर्षक डिब्बा। उन्हें थमाकर वह सुपर्णा की ओर मुड़ी। डोंट वेट फॉर मी सू। आज मेरे गैंडे की यह लखनऊ में आखिरी सांझ है, उसकी लास्ट शाम में अवध। इसी से मैं आज केवल अपने पति की ही रिसेप्शनिस्ट रहूँगी। यही मैं अपने मैनेजर से भी कह आई हूँ। चलो वेद। और फिर वह अपने गैंडे को एक प्रकार से खींचकर ही ले गई थी।
कुछ दिनों तक राज का शिष्ट, शांत, अस्वाभाविक रूप देखकर सुपर्णा आश्चर्यचकित रह गई थी। तब क्या वह अपने सौम्य आचरण से धीरे धीरे उसका विश्वास जीत रही थी? कभी कभी वह होटल से ही फोन कर देती, मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी सु, 3-4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। जब लौटती तब बच्चों के साथ ही खेलती रहती या अपने कमरे में ही कोई जासूसी उपन्यास लेकर लेट जाती। तब क्या वेद के साथ किए अपने दुर्व्यवहार के पश्चाताप ने ही उसका यह कायाकल्प कर दिया था, या फिर उसके गिरगिटी कलेवर की बहुरूपिया प्रवंचना मात्र थी? फिर एक दिन ब्रिगेडियर धर की मुखरा गौसपी पत्नी धीराधर ही उसे आकर वह समाचार दे गई थी। पहले सोचा तुमसे ना कहूँ, पर फिर सोचा पद में तुम बड़ी हो तो क्या हुआ, उम्र में तो मैं बड़ी हूँ ही, फिर बंगाली हूँ, जानबूझकर तो किसी बंगाली गृहिणी का अनिष्ट होते देख चुप नहीं रह सकती। सारी छावनी तुम्हारी इस बेहया सहेली पर थूक रही है, और एक तुम हो कि जानबूझकर भी नागिन को गले से लगाए निश्चिंत पड़ी हो। तुम्हारे पति के लिए बेशर्म ने अपने ही होटल में एक डबल रूम बुक कराकर रख छोड़ा है। जब भी मौका लगता है दोनों वहीं मिलते हैं। किसी दिन सुअवसर देखकर तुम्हें फ़ोन करूंगी, फिर तुम दोनों को बड़े मज़े से रंगे हाथों स्वयं पकड़ सकती हो। पर सुपर्णा ने उस हितैषणी के फ़ोन के बिना ही पति की प्रवंचना को घर बैठे ही पकड़ लिया था। उस दिन होटल में राज की रात की ड्यूटी थी। दिन भर वह बच्चों की नर्सरी में जैसे भांग का गोला खाकर पड़ी सोती रही थी। संध्या को तैयार सुपर्णा से विदा लेने आई तो हंसकर बोली, देख सु, यह सेट कैसा लगा तुझे? है ना कमाल का? कल चौक की एक छोटी सी दुकान से ले लिया। काबुल की एक फिल्म तारिका के साथ वहाँ गार्नेट ढूंढ रही थी कि ये दिख गया। है भी कितना सस्ता। गेस। राज के गौर कंठ से चिपके उस जगमगा रहे चोकर और कानों में लटकते वैसे ही नवरत्न के गुंबदों की अनुपम बनावट देख राज की हृदयहीन प्रवंचना को भी सुपर्णा एक पल को भूल गई। नारी सुलभ कुतूहल से उसकी दोनों आंखें चमकने लगी। कैसा विचित्र हृदय बनाया है विधाता ने नारी का। गहरी से गहरी चोट खाकर भी वह किसी अनुपम आभूषण को ललचाई दृष्टि से देखने का लोभ संवरण नहीं कर सकती। कितने का है राज? कुल 2000 का है ना लूट? 2.5 मांग रहा था पट्टा, हमने 2 का ही चेक काटा। वह चली गई तो सुपर्णा उठकर बच्चों का कमरा ठीक करने चली गई। लापरवाह राज प्रायः ही उतरी साड़ी ब्लाउज ब्रा कमरे ही में फैलाकर छोड़ जाती थी। उसे अपने सुव्यवस्थित संवरे बंगले की सज्जा में सामान्य से तिनके की उपस्थिति भी सह नहीं होती थी। पिछले 15 दिनों से, जब से डॉक्टर बर्वे ने उसे यह सूचना दी थी, उसकी अनुभवी आंखें शिकारी कुत्तों की ही भांति निरंतर राज की गतिविधियों का पीछा कर रही थीं। एकाएक उसकी मतली चेहरे का पीलापन, अलस अंगड़ाइयाँ न जाने किस शून्य में विलीन हो गई थी। पीठ से लगा पेट, उत्फुल्ल चेहरा, उज्ज्वल आंखों की स्निग्ध दृष्टि, कहीं भी संभावित मातृत्व का कोई चिन्ह नहीं था। तब क्या, जब वह 4-5 दिन के लिए बाहर गई थी, तब ही अपने बोझिल शरीर को भार मुक्त कराई थी। वह नर्सरी में गई तो पूरे कमरे में अभाग्नि कपड़ों का बाजार सा लगाकर छोड़ गई थी। एक ओर तकिया पड़ा था, दूसरी ओर साड़ी। जमीन पर ढहे तंबू कनात सा ही पेटीकोट वैसे ही पड़ा था जैसे उसे उतारा गया था। झुंझलाकर वह अस्त व्यस्त वस्तुएं सहेज ही रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि मेज पर धरे नए मखमली केस पर पड़ी। शहर के उस प्रतिष्ठित जौहरी की दुकान तो वैसी छोटी मोटी नहीं थी जैसा राज बता रही थी। फिर वह दुकान तो अमीनाबाद में थी, चौक में नहीं। तब क्या उससे झूठ बोल गई थी राज? पर क्यों? फिर अचानक उसके गंभीर चेहरे पर मुस्कान खिल गई। ओह, समझ गई। शायद सोच रही होगी कि मैं भी उस दुकान से ऐसा ही सेट खरीद उसकी मौलिक रुचि को म्लान न कर दूं। कोई भी नारी नहीं चाहती कि उसी की सी साड़ी, उसी का सा गहना किसी अन्य नारी के अंग को महिमान्वित करे। फिर सखी को नीचा दिखाने की प्रेरणा ही उसे उसी दिन उस जौहरी की दुकान पर खींच ले गई। कहिए। नम्र जौहरी उसके सम्मुख खड़ा हो गया। आपके यहाँ से मेरी एक परिचिता कल एक नवरत्न का सेट खरीद कर ले गई थी। रिवर्सिबल मीने का है।
क्या वैसा ही एक दूसरा सेट होगा आपके पास? क्या शुभ नाम है उनका? राज, राज सचदेवा। जौहरी ने अपना मोटा बही खाता खोला। जी हाँ, एक जयपुरी नवरत्न का सेट हमारे यहाँ कल बिका है, पर उसे किसी राज सचदेवा ने तो नहीं खरीदा। उसे लिया है किन्हीं जनरल दत्ता ने, रोहिताश्व दत्ता। वैसा सेट तो अब नहीं है बहन जी, पर आप बयाना दे जाएं तो हम 10 दिन में मंगवा देंगे। किंतु बयाना देने वाली फिर क्या उस धरनी पर खड़ी रह सकी थी? कांच के शोकेस को थाम कर उसने कांपते पैर साधे, फिर हवा के झोंके सी निकल गई। ओफ, इतना बड़ा विश्वासघात और इस निर्लज्ज सौत की ऐसी स्पर्धा! उसी के पति के उपहार के माध्यम से क्या वह उसे ही अंगूठा दिखाने आई थी? सारी रात वह जल से निकली मछली सी ही तड़पती रही थी और फिर गृहस्थी के एकांत का सुअवसर पाते ही चल दी थी उस मस्जिद की ओर, जिसका पता 3 वर्ष पूर्व उसकी नीलम की अंगूठी खोने पर उसकी आया ने बताया था। आप पीली मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाकर फाल खुलवाइए मेम साहब। दूध का दूध, पानी का पानी न कर दे तो मेरा नाम बशीरन नहीं। एक अंडा कटवा देंगी सरकार तो खून बलबलाते चोर हरामजादे को आपके कदमों में डाल देंगे। तब बशीरन को उसने एक धमक देकर भगा दिया था। मूर्ख अपढ़ औरत! ऐसे पोंगा ज्योतिषी नजूमियों पर उसका विश्वास नहीं था, किंतु जब विपत्ति की गाज अपनी पूरी भयावनी शक्ति से किसी पर टूटती है, तब उसका पढ़ा लिखा विवेक भी अपना तर्क वितर्क भूल बिसर अपढ़ सरल मानव की श्रेणी में उतर आता है। पता उसे एकदम कंठस्थ था, पीली मस्जिद के पीछे नीम तले के मौलवी का पता। आपको इतना सा बच्चा भी बता देगा मेम साहब, बशीरन ने कहा था। फिर पूरा मोहल्ला चिकन का काम करता है। खटियों पर बैठी कढ़ाई करती 20 औरतें आपको बड़ी दूर से ही दिख जाएंगी। 4-5 खटियों पर चिकन के कुर्तों पर झुकी औरतों की भीड़ देखकर वह तेजी से बढ़ गई थी। यहाँ कोई मौलवी साहब रहते हैं? उसने एक से पूछा। जी हाँ, वो सामने नीम तले जहाँ टाट का पर्दा लगा है वहीं रहते हैं। एक पल को फिर उस अधेड़ औरत की कुर्ते की जाली में घुसी हुई थमक रुक गई थी। लगता है मेम साहब की कोई चीज़ खो गई है, फाल खुलवाने आई होंगी। उस फुसफुसाहट को सुनती सुपर्णा लटके फटे टाट के पर्दे के बाहर ही दुविधा में खड़ी रह गई। सहसा पर्दे के बीचों बीच बड़े कौशल से बनी मैजिक आई को उसने बड़े आश्चर्य से देखा। एक छोटा सा बटन काज बनाकर उस छिद्र को बड़ी सुघड़ता से नन्हे गवाक्ष का रूप दे दिया गया था। सुपर्णा ने गला खखारा और उसी का आभास पा एक बड़ी सी आंख उस गवाक्ष से सट गई। दूसरे ही पल झांकने वाली बाहर आ गई। छींट के जीर्ण सलवार कुर्ते में उस किशोरी का यौवन किसी अबाध मुश्के बंधे दस्यु की भांति मुक्त होने को छटपटा रहा था। स्वस्थ उजले दांतों की सहज हंसी से उसका स्वागत कर वह किशोरी बोली, आइए, अब्बा से काम है ना। सहम कर भीगे कच्चे फर्श से अपनी साड़ी का फॉल बचाती सुपर्णा भीतर गई। कमरे में पैर रखते ही वह फिर ठिठक गई। ऐसा दारिद्र्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। छी, कहाँ आ गई थी वह? ऐसा ही विलक्षण भाग्यवक्ता था तो क्या अब तक अपना भाग्य नहीं जांच पाया? बैठने वाले का गंभीर आदेश सुनकर भी वह खड़ी रह गई। बैठिए। पर बैठती कहाँ? एक टूटे पलंग की झूलती मूंज धरने का स्पर्श कर रही थी। उसमें बैठने का नहीं, केवल धंसने का ही प्रश्न उठ सकता था। दूसरे पलंग पर अनेक खुली पुस्तकों, चुरकुटों, कागजों से घिरा स्वयं जो रहस्यमय व्यक्ति बैठा था, उसे देखते ही वह सब कुछ भूल गई। बैठो बेटी। इस बार उसने अपने पलंग के नीचे हाथ डालकर एक जीर्ण मोढ़ा खींचकर उसकी ओर ठेल दिया। कमरे में सिवाय फटी कथरियों के, एल्युमिनियम की धुएं से काली पड़ी पतीलियों के और कुछ नहीं था। क्या कुछ खो गया है? कैसा गुरु गंभीर स्वर था, ठीक जैसे पखावज पर चौताल बज रही हो। सुपर्णा ने असहाय विवश दृष्टि से कोने में खड़ी उस लड़की को देखा। स्पष्ट था कि उसकी उपस्थिति में वह खोई वस्तु का विवरण देना नहीं चाहती। हबीबा बेटी, तुम जरा बाहर जाकर अपनी अम्मी के पास बैठो।
हबीबा सिर झुकाकर बाहर चली गई। कुछ कीमती चीज खो गई है क्या? उससे कीमती और क्या चीज खो सकती थी? जी हाँ, उसे फिर अपना ही स्वर अनचीना सा लगा था। किसी पर शक? जी। उसके बाप का नाम बता सकती हो? जी, गुरदत्त मेहरा। एक पल को नीम तले मौलवी ने अपनी कोटरग्रस्त आंखें बंद की और उन्हीं मुंदी आंखों के सुअवसर का लाभ उठा सुपर्णा ने उस रहस्यमय चेहरे को पहली बार ठीक से देखा। जीर्ण चिकन के कुर्ते पर झूलती अनेक समरनियां, तावीज, एक काले डोरे में बंधी अनेक रंगीन गुरियों के बीच एक शुष्क काठ का टुकड़ा, उसी में गुथी दंत खुदनी। गंभीर तेजस्वी चेहरे की आभा चेचक के दागों से मलिन नहीं हो पाई थी। एक स्थूल कलेवर की पुस्तक खोलकर उसके सामने रख मौलवी ने कहा, आंखें बंद कर इसमें अंगुली रखना और जिस पर शक है उसका चेहरा बंद आंखों में बांधने की कोशिश करना। इंशाअल्लाह हम अभी हुलिया बता देंगे। पर आंखें बंद करने पर भी क्या वह उस चेहरे को कल्पना से खींच पा रही थी? जितनी ही बार उसे लाने की चेष्टा करती उतनी ही बार उससे सटा रोहित का मुस्कुराता चेहरा भी साथ साथ चला आता। फिर बड़े यत्न से उसने उसी छवि के घेरे को फोकस में बांधा जो उसे पति का दिया नया सेट पहन ईर्ष्या दग्ध करने उस दिन इठलाती चली आई थी। अंगुली हटा लो बेटी। चौंक कर उसने हाथ खींच लिया। ओफ, कैसे कसकर दाबा था उसने, जैसे वह फाल के निर्जीव अक्षर नहीं सौत की सजीव ग्रीवा हो। बेशक तुम्हारी बेशकीमती चीज चोरी हो गई है। बताने वाले की दोनों आंखें बंद थीं और वह जैसे किसी ट्रांस में झूम रहा था। चोर बाहर का नहीं है। गोरा रंग, छरहरा बदन, बाल मर्दों की काट में छटे हैं, आंखें कंजी होंगी और हंसने पर बंद हो जाती होंगी। चेहरा खूबसूरत होने पर कभी कभी निहायत बदनुमा लगने लगता होगा। यह चोर पेशेवर चोर है। बस करिए। सुपर्णा एक प्रकार से चीख ही उठी थी। ओफ, कैसे जान गया यह सब? मुझे मेरी चीज मिलेगी या नहीं? उसके प्रश्न का प्रत्येक शब्द एक कांपती सिसकी बन गया था। मिलेगी, पर लेने वाले को सजा दिए बिना यहाँ चीज नहीं मिलती। उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। जब कर लोगी तब लेने वाली खूब बलबलाती खुद तुम्हारे दरवाजे पर चीज डाल जाएगी। नहीं नहीं, इतनी नीच नहीं थी वह, पर कहने वाला कहे जा रहा था। अब वह ऐसे घुटने टेक कर बैठा बैठा झूमने लगा था जैसे नमाज पढ़ रहा हो। एक चीज दूंगा, उसे ऐसी जगह गाड़ कर रख देना जहां वह उसे कम से कम एक बार लांघ ले, पर कोई उससे पहले उसे ना लांघे, समझी? अगर एक बार लांघ गई तो इंशाअल्लाह महीना बीतते बीतते तुम अपनी चीज पा लोगी। मैं यह नहीं चाहती कि किसी का बुरा हो, वह स्वयं बड़बड़ाती जा रही थी। तब घर जाओ बेटी, वैसी ही दूसरी चीज खरीदकर उसका गम भुला दो। उन रहस्यमयी आंखों में व्यंग था या सहानुभूति? क्या उसने सचमुच ही उसकी खो गई सौभाग्यमणि की झलक देख ली थी? कैसे समझाए उसे? जो दुर्लभ वस्तु उसने खोई है वह फिर दोबारा नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, इस बार संयम की राख में चिंगारी सी दबी प्रतिशोध की दहक तीव्र ज्वाला बन लपलपा उठी। आप दे दीजिए, मैं गाड़ दूंगी। फिर केवल 2 रुपए 12 आने चुका उस वारंट को बटुए में डालकर वह चली आई थी। बेटी, तुम्हारी चीज मिल जाए तो अपनी इस छोटी बहन का भी ख्याल करना। चलते चलते मौलवी ने कहा था, मैं आज तक न जाने कितनों के लिए खुदा से दुआ मांग उनकी खोई चीज़ें उन्हें लौटा चुका हूँ, पर अपनी फाल अब तक नहीं खोल पाया। असल में नमक से ही नमक नहीं खाया जाता बेटी। अपने लिए कुछ मांग नहीं सकता। औलाद के नाम पर एक यही लड़की है, इसका रिश्ता हो चुका है। तोला भर भी सोना कहीं से मिल जाए तो कपड़े तो खुदा जुटा ही देगा। इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिलते देर नहीं लगेगी। चोर अभी घर में ही है। वह तेज कदमों से बंगले की ओर एक प्रकार से दौड़ लगाकर ही भागी थी। राज प्रायः उसी समय होटल से घर आती थी। जल्दी जल्दी उसने अपने दरवाजे के बाहर ही
दूब खोदकर वह कागज का नन्हा चुरकुट गाड़ दिया और खिड़की के पास आने वाले की प्रतीक्षा में खड़ी हुई तो कलेजा ऐसे धड़क रहा था जैसे वह उसकी गर्दन खटकाने नंगा गड़ासा लिए खड़ी हो। कहीं ऐसा न हो कि उससे पहले ही रोहित आ जाए। अपराधी तो वह भी था, पर वह आई। उसने लक्ष्मण रेखा को लांघा और हंसकर उसे एक बड़ा सा ब्राउन डोंगा थमा दिया। आज बहुत बढ़िया प्रॉन बनी थी, तुझे मछली पसंद है और रोहित को भी, इसी से यह देने चली आई। खाना वहीं खा लिया था। रोहित नहीं आए क्या? उसकी व्याकुल दृष्टि में अनुपस्थिति प्रणयी के प्रति निर्लज्ज प्रेम की सहस्त्र तरंगे पछाड़ खा रही थीं। एक क्षण पूर्व सुपर्णा के अपराधी चित्त का उपालंभ उन्हीं तरंगों में डूब गया। वह जान गई कि वह किसे प्रॉन खिलाने इस तपती दोपहरिया में इतनी दूर चली आई है। उसी कृतज्ञता में पति को डुबोकर वह उससे कैसा प्रतिदान मांगेगी, यह भी उसे पता है। मुझे अपनी कार में होटल तक छोड़ दोगे रोहित? न जाने कितनी बार वह ऐसे ही लंच के बाद उसी की आंखों के सामने उसके मुंह के ग्रास को छीना है। रोहित नहीं आया। सुपर्णा अपने कमरे में चली गई और राज बच्चों के कमरे में जाकर सो गई। 4 बजे सुपर्णा नित्य एक प्याला चाय बनाकर पीती थी। वह उस दिन भी अपना प्याला लेकर अपने कमरे की ओर जा रही थी कि राज खड़ी हो गई। सू, चाय बनी है क्या? एक प्याला मुझे भी पिला दे। बदन न जाने कैसा टूट रहा है। सुपर्णा का प्याला कांप गया। सुबह का गंभीर स्वर किसी सुदूर देवालय में गूंज रही घंटा ध्वनि सा ही कानों में गूंज गया। लांघते ही चोर बेचैन हो जाएगा बेटी। उसने अपना प्याला उसे थमाकर कहा, ले तू पी ले, मैं अपने लिए दूसरा बना लूँगी। काश उस दिन कोई साक्षी देख लेता कि जो प्याला वह स्वयं अपने होठों से लगाने जा रही थी वही उसने सौत को थमाया था, विष का प्याला नहीं। कितनी सुंदर लग रही थी कमबख्त। कटे बाल अर्धनग्न आकर्षक कंधों पर सदे गुच्छों में झूल रहे थे। पतली कमर से नीचे उतरी नीले शिफॉन की पारदर्शी नीलाभ आभा में सफ़ेद सपाट पेट निरभ्र उज्ज्वल आकाश सा चमक रहा था। उस पर नन्ही घंटियों में टुनकती चांदी की पतली करधनी चौथ की चंद्रिका सी रुपहली हंसिया के आकार में मुड़ी कितनी आकर्षक लग रही थी। ना चाहने पर भी आंखें छीड़ कटी के उस किंकड़ी जाल में उलझ जाती और फिसलती चली जाती। गजब की रुचि थी उसकी। अपने प्रत्येक आकर्षण गढ़ टीले पर वह जानबूझकर ही ऐसी छोटी मोटी झंडियां गाड़ देती थी कि उनका अस्तित्व विपक्षी को शत्रु का अभिमान चूर करने की चुनौती में निरंतर ललकारता रहे। गले में लटका उसका अठनिया तांबे का ताबीज उस दिन भी 2 उतुंग चट्टानों के बीच बह रही किसी क्षीण पहाड़ी नदी की ताम्रवर्णी धारा के ही अनोखे तेज से चमक रहा था। कानों में थी कुंडलाकार चांदी की बालियां। उसकी सज्जा के प्रत्येक प्रसाधन की सांकेतिक शक्ति ऐसी प्रबल थी कि देखने वाले के मन में स्वयं रंग बिरंगी कल्पनाएं जग उठें। विवेकी से विवेकी पुरुष की नश्वरता, शौर्य, बल, सौष्ठव को वह अपनी अराल अंगुलियों में पिस्सू सी मसल सकती थी। लगभग अनावृत उस सुडौल देह यष्टि में भी कौशल से बरबस बंदी बनाए गए यौवन की विवश जकड़न निकट से देखने पर नहीं पहचानी जा सकती थी। मैं जा रही हूँ सू, आज वहीं रहूँगी। उसने हाथ के तीक्ष्ण रंजित नखों को हवा में हिलाकर उससे विदा ली तो सुपर्णा ने भी हाथ हिला दिया। कैसी मूर्ख थी वह। पढ़ी लिखी होकर भी वह उस मौलवी की बातों पर विश्वास कर गई। हो सकता है उसका बातूनी घाघ खानसामा ही मौलवी को जानता हो। राज और रोहित का प्रेम प्रसंग क्या किसी से छिपा था? ऐसे कीलकों से शत्रु कंटक दूर किया जा सकता है तो लोग क्यों जानबूझकर किराए के हत्यारे बुलवाते? उसी उधेड़बुन में उसकी आंखें लग गईं। बच्चे स्कूल से लौटे तो वह उन्हें लेकर सिनेमा दिखाने चली गई। थका मांदा रोहित लौटा तो वह व्याकुल दृष्टि से किसे ढूंढ रहा है वह समझ गई। प्रतिशोध की तीव्र दहन फिर उसके चित्त को दग्ध कर गई। दोनों के बीच इधर बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी।
जब से उसे प्रवंचक पति के उपहार का रहस्य पता लगा था, वह एकदम गुमसुम हो गई थी। रात को दोनों अगल बगल लेटते तो वह दीवार की ओर मुंह फेर लेती। उस दिन भी वह मुंह फेर कर लेट गई। रोहित ने उठकर बत्ती बुझा दी। थोड़ी ही देर में पति के परितप्त खर्राटों का स्वर सुन उसकी आंखें अभिमान के अश्रुओं से छलक उठीं। एक बार हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श भी तो नहीं किया उसने। पति की वह स्वस्थ क्षुधा कहाँ चली गई? सुपर्णा, आओ, कह वह जिस आवेगपूर्ण आह्वान से इतने वर्षों में भी उसके हृदय तंत्री को झंकृत कर देता था, वह स्वर कहाँ खो गया? अपनी आंखों के सामने ही वह प्रतिक्षण अपने सौभाग्य को भस्मीभूत होते देख रही थी और हृदय का वही मौन क्रंदन उसकी एक एक सांस को दहकता अंगार बना रहा था। 56 व्यंजनों का थाल सजाए वह जिसकी प्रतीक्षा में स्वयं भूखी बैठी रहती थी, वह किस किस की जूठी पत्थलों की जूठन खाकर ऐसी परम परितृप्त में डूबा बेखबर सो रहा था। उसकी आंखों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि फोन की घंटी बजी। रोहित ने ही हड़बड़ाकर फोन उठाया। वह उदास मन से मुंह फेरे ऐसी लंबी लंबी सांसें लेने लगी जैसे गहरी नींद में बेखबर सो रही हो। हेलो हेलो, क्या? कब खराब हुई? मैं अभी आ रहा हूँ। सुपर्णा, अपनी पीठ पर पड़ा पति का वह हाथ उसे चाबुक सा ही तिलमिला गया था। पूरे सप्ताह बाद पति के मुंह से सुने अपने नाम की खनक उसे बौरा गई। राज के होटल से फ़ोन आया है सुपर्णा, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें शक है कि फूड पॉइजनिंग हो गया है। तुम चलोगी? सुपर्णा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। शिलाखंड सी वह उसी मुद्रा में पड़ी रही। रोहित की कार चली गई तो वह खिड़की से देर तक देखती रही। हुआ कुछ भी नहीं होगा, अभागी को उन विदेशियों के साथ खूब चढ़ा ली होगी, यही खुमारी होगी। पहले भी तो एक बार ऐसा हो चुका था। पर जब नौकरों की मदद से पति ने मूर्छिता राज को लाकर उसके पलंग पर लिटा दिया, तब वह कांप गई। तुम लोग बाहर रहो, अभी एम्बुलेंस आ रही है। उसने सब नौकरों को बाहर भेज दिया। उनके जाते ही उसने अपराधिनी सी कोने में खड़ी पत्नी के दोनों कंधे कसकर पकड़ लिए। सुपर्णा, नाउ टेल मी सुपर्णा, तुमने कहीं उसे कुछ खिला तो नहीं दिया? डॉक्टर के आने के पहले मुझे बता दो सुपर्णा, प्लीज़ प्लीज़ कन्फेस। सुपर्णा की आहत दृष्टि में अपने उस अविश्वासी सहचर के प्रति केवल घृणा थी, केवल तिरस्कार। इडियट, उसने कहा, आज इसने यहाँ खाना ही नहीं खाया। यह प्रॉन लाई थी, मैंने उसे भी उठाकर फेंक दिया। इसका वश चलता तो शायद यह ही मुझे खिला देती। ना, मैं इतनी नीच नहीं हूँ रोहित। यह एक प्याला चाय पीकर ही गई थी। चाय किसने बनाई थी? रोहित के स्वर का संदेह बड़ी नंगाई से उसकी आंखों के खून में उतर आया। मैंने। इस बार सुपर्णा की हंसी किसी फिल्मी खलनायिका सी ही भीभत्स लग उठी। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हारी प्राण बल्लभा को जहर दिया है? क्यों? तब जाओ शौक से इसकी शव परीक्षा करवा कर देख लो। मैं भी जान लूं कि कौन सा जहर दिया है मैंने, आर्सेनिक, साइनाइड, अफीम या... चुप करो। रोहित ने अपनी चौड़ी हथेली से उसके उत्तेजित स्वर का गला घोंट दिया। पागल हो गई हो क्या? सब हरामखोर अर्दली दीवार से कान लगाए सुन रहे होंगे। फिर वह सुपर्णा को वैसे ही छोड़ मूर्छिता प्रेसी के सिरहाने खड़ा हो गया। राज, राज! आवेश और संभावित वियोग की आशंका ने उसके अधीर स्वर को सहसा रुआंसा बना दिया। राज, राज! मृत्युपति की ओर तेजी से बढ़ रही प्रेमिका को उसका आर्त करुण स्वर जैसे हाथ पकड़कर पीछे खींच रहा था। राज! किंतु उस निर्विकार निष्प्राण चेहरे पर अब जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं था। केवल ऊर्ध्व श्वास का तीव्र वेग प्रतिपल द्विगुणित होकर तीव्र जलधार में डगमगाती तरुणी की विवस्था से उसकी देह को कपा रहा था। जितनी बार वह कोने में खड़ी सुपर्णा को देखता, उतनी ही बार उसकी आंखों में संदेह मिश्रित घृणा की लौ दप से जल उठती। डॉक्टर के आते ही राज के गले की घरघराहट थरथराते अधरों पर फिसल आई। डॉक्टर रोहित के क्लब का साथी था।
इनके पति को खबर दे दी है आपने? उसने रोहित से पूछा। खबर दे ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं। सुना था हांगकांग गए हैं। क्यों, क्या हालत इतनी खराब है डॉक्टर? हालत? डॉक्टर ने आश्चर्य से देखा जाए तो इनकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। हो सकता है रात भर खींच लें। अस्पताल ले जाना बेकार है तो फूड पॉइजनिंग ही। मिस्टर पुरी तो कह रहे थे। रोहित बीच बीच में सुपर्णा की ओर देखता जा रहा था। वही खाना इनके चीनी अतिथियों ने भी खाया, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। अजी उन्हें क्या होगा? डॉक्टर ने कहा। सांप, मेढक, केचुआ पचाने वाले हाजमे को भला क्या हो सकता है? पर हमारी भारतीय हाजमा आमतौर पर संस्कारी होता है, ये इसी से नहीं पचा पाई। पाँव फटने से कुछ पहले ही फिर राज के गले की घर घर अचानक बंद हो गई। उसके बाद के अध्याय सुपर्णा के जीवन के अविस्मरणीय अध्याय बनकर रह गए। गर्मी के दिन थे, बाहर तप्त लू के झोंके चल रहे थे। ऐसी गर्मी में मृतदेह हिमखंड में दाबकर भी रख दी जाती, तब भी शायद एक दिन से अधिक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती थी। वेद से संपर्क किए जाने की रोहित की प्रत्येक चेष्टा विफल होती चली गई। हार कर उसी ने दाह संस्कार किया। एक ही दिन में उसका सुदर्शन चेहरा चिताग्नि से झुलसकर स्याह पड़ गया था। रात को सुपर्णा हृदय का समस्त उपालंभ ताक पर धर खिड़की पर खड़े विक्षिप्त से पति का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। मैं तुम्हारे सर की सौगंध खाकर कहती हूँ रोहित, मैं निर्दोष हूँ। उसका हाथ एक झटके से झटक रोहित ने उसे ऐसे वेग से ढकेल दिया कि पलंग का पाया न थाम लेती तो शायद भरभराकर जमीन पर औंधी गिर जाती। दूसरे दिन रोहित ने अनेक मित्रों की सहायता से वेद का पता लगाया। हांगकांग से वह तीसरे दिन आ पाया और कार से उतरते ही मूर्छित होकर गिर गया। बच्चों को सुपर्णा पहले ही ननिहाल भेज चुकी थी। शायद वह स्वयं भी चली जाती, किंतु पति के व्यर्थ संदेह ने उसे रोक लिया था। उसके पलायन का कहीं वह शक्की पति दूसरा अर्थ न लगा ले। वेद के आने के बाद वह चेष्टा करने पर भी अपना स्वगत भाषण नहीं रोक पा रही थी। बच्चों की नर्सरी में अब उसका एक छत्र राज था। जहां अवसर पाती वहीं किसी कुर्सी में कछुए सी मुंडी छिपाकर दुबक जाती और बड़बड़ाने लगती। मैं रोहित और दोनों बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने उस हरामजादी को कुछ नहीं खिलाया। पढ़ी लिखी होकर भी क्या मैं इतनी मूर्ख हूँ कि नजूमी ज्योतिषियों की बात का विश्वास करूँ? क्यों, है ना ठीक? ऐसा कभी हो सकता है? फिर बुरी तरह हकलाती वह पसीने से नहा उठती। वेद 2 दिन रहा और उन 2 दिनों में केवल औपचारिक हाँ ना के सुपर्णा और उनके बीच कोई बात नहीं हुई। चलने से कुछ पहले वह सुपर्णा से कहने लगा, उसकी सब चीज़ें गरीबों को बांट देना सुपर्णा, मैं कुछ नहीं ले जा पाऊंगा। खुरदुरे गालों पर बह रहे उन आंसुओं में असली मोतियों की ही दमक थी। राज का यह वीतराग गैंडा उसका सब कुछ मुक्त हस्त से दान कर जाने लगा तो सुपर्णा ने ही जबरदस्ती उसकी जेब में राज की हीरे की अंगूठी, सोने की चेन ठूंस दी थी। अधिकतर वह नकली कॉस्ट्यूम ज्वेलरी ही पहनती थी। उसे ले जाकर वह करता भी क्या? उसके असली गहनों का एकमात्र सेट सुपर्णा ने उसकी मृत्यु के दिन ही अपनी स्टील की अलमारी में सहेज दिया था। जानबूझकर ही उसने वह सेट वेद को नहीं दिया। देती भी क्यों? उस पर उसका अधिकार भी क्या था? रोहित के उस उपहार की अब वही वास्तविक अधिकारिणी थी। देखते ही देखते राज की 13वीं भी हो गई। रोहित ने इन 13 दिनों में उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। घर आता और फौजी कदम रखता, फिर दिन भर के लिए निकल जाता। साहब और मेम साहब का शीत युद्ध की दबे स्वरों की आलोचना अब सरपणी सी रेंगती छावनी के एक एक बंगले में पहुंच गई थी। दिन भर फड़कती कनपट्टी को दबाकर वह लेटी रही। फिर संध्या को विदग्ध हृदय का एक सहृदय सुझाव उसे स्वयं सहला गया। एक बार उसका स्वगत भाषण फिर मुखरित हुआ। पति के पाप का प्रायश्चित अब मुझे ही करना होगा, तब ही शायद मेरे अंदर में उठ रहा यह घृणा का चिंता दाह शांत होगा। बहुत दिनों बाद वह दर्पण के सम्मुख खड़ी हुई। प्रबल झंझावत के पश्चात
निर्वात उज्ज्वल आकाश सा ही उज्ज्वल चेहरा सहसा स्निग्ध हो उठा। बाल ठीक किए, साड़ी बदली, फिर सेफ खोल मखमली केस को उसने बड़े यत्न से बटुए में रख लिया। धीरे से द्वार खोल वह चुपचाप बाहर निकल गई। नीम तले की पीली मस्जिद के गोल गुंबदों पर डूबते सूर्य की म्लान आभा उतर आई थी। चिकन के कुर्ते काटने वाली भीड़ कच्चे फर्श पर पानी का छिड़काव कर रही थी। फटे टाट के गवाक्ष से उसने उसी विस्फारित मुग्ध दृष्टि से देखा। अब्बा, वही मेम साहब आई हैं जो उस दिन आई थी। वह भीतर गई। आज भी उन्हीं जीर्ण ग्रंथों से वैसे ही घिरा उसका मुक्तिदाता आंखें मूंदे तपस्वी सा बैठा था। आओ बेटी, बैठो। कहो, चीज मिल गई? जी, पर आपने बहुत कड़ी सजा दे दी। सजा हम नहीं देते बेटा, परवरदिगार देता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है, न कम न ज़्यादा। ये लीजिए। उसने केस निकालकर बूढ़े के हाथों में रख दिया। जब आपकी बेटी की शादी हो, मेरी ओर से उसे पहना दें। वार्धक्य से कांपते उन दुर्बल हाथों में डिब्बा निरंतर कांप रहा था। झुककर सुपर्णा ने डिब्बा खोल दिया और म्लान संध्या के साथ ही कमरे में उतर आए। असमय के अंधकार में नवरत्न का वह जयपुरी सेट दुगुणित वैभव से चमक उठा। खुल रहे डिब्बे का कुतूहल माँ बेटी दोनों को ही खींच लाया था। या अल्लाह! हबीबा की अम्मा का सिकुड़ा चेहरा एकाएक उद्भासित हो उठा। ऐसे गहने तो अवध की बेगमों को ही नसीब होते थे बिन्नो। मौलवी का गला भर आ गया। अल्लाह तुम्हें बहुत दे बेटी, बनी रहो या मेरे मालिक। किस कदर कीमती चीज़ खोई होगी तुम्हारी, जिसके मिलने पर तुम यह दौलत लुटा गईं। बिना कुछ कहे सुपर्णा आंसुओं के बेग को रोकती तीर सी बाहर निकल गई। उन तीन दरिद्र चेहरों का मन में न समा सकने वाला आह्लाद उसे एक क्षण को बाहों में उठाकर हवा में नचा गया, पर उसी क्षण उसे एक चौथे चेहरे की स्मृति ने फिर धरा पर पटक दिया। उसे लगा प्रवास के किसी जनशून्य अरण्य में भटक रहा राज का घायल गैंडा अपनी आहत दृष्टि से उसे देख रहा है। पहले उसके होंठ कांप रहे हैं, फिर आकारहीन चिबुक, फिर परस्पर जुड़ी अनाकर्षक घनी भौहें, और फिर वह निष्कपट बदनुमा चेहरा रुदन की सहस्र विकृत झुर्रियों में एकदम सिकुड़ गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।